प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक क्षेत्र का एक महान सेनानी था। शासन प्रबंध के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसने बहुत अधिक सुधार किए, जिसमें से कुछ वस्तुतः उसके मौलिक सुधार थे। प्रशासन के केंद्रीकरण में वो पूर्ण विश्वास रखता था तथा उसने प्रांतों के सूबेदार और अन्य अधिकारियों को भी अपने नियंत्रण में रख रखा था। अब बात करते हैं उसके प्रशासनिक पदों की। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला पद था सुल्तान का। सुल्तान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान थी। वो स्वयं को अमीरुल मोमलिक या सहधर्मियों का नेता मानता था। वो राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था और उनके अधिकारों को वो असीमित मानता था। उस पर किसी अन्य व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता था। सुल्तान के बाद अब हम बात करते हैं उसके मंत्रीगण की। राज्य संचालित के लिए 4 महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, जो राज्य के 4 स्तंभ कहलाते थे। पहला होता था दीवाने वजारत। यह मुख्य मंत्री होता था, जिसे वजीर भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिंहासन या सत्ता ग्रहण करते समय ख्वाजा खालिद को वजीर बनाया। उसके बाद उसने नुसरत खां को वजीर बनाया। इसके बाद ताजुद्दीन काफूर भी उसका वजीर रहा। वजीर को वित्त के अतिरिक्त सैन्य अभियान या सैन्य संचालन का नेतृत्व भी करना पड़ता था। उसके अधीन या उसकी सहायता के लिए मुशरिफ, जिसे महालेखापाल, मुस्तौफी, जिसे महानिरीक्षक, और वफरू आदि कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद दीवाने अर्ज, जो युद्ध मंत्री होता था। यह दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करता था। इसके मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, वेतन की व्यवस्था करना, युद्ध में साथ जाना, युद्ध के दौरान लूटे गए माल को संभालना, उसका प्रबंधन करना इत्यादि कार्य इसके द्वारा संपादित किए जाते थे। दीवाने अर्ज के अधीन नायब आरिज मुमालिक उप अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मलिक नसरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन आरिज मुमालिक था और उसका उप अधिकारी हाजी नायब आरिज था। इसके बाद पद आता था दीवाने इंसा। ये तीसरा मुख्य पद था। इसका प्रमुख कार्य शाही घोषणाओं और प्रपत्रों का प्रारूप बनाना, सरकारी कार्यों का लेखा जोखा रखना, प्रांतपतियों व स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना सम्मिलित था। इसके अधीन दरीब और सचिव होते थे। मुख्य दरीब आमतौर पर दरीब एक खास, जिसे सुल्तान का निजी सचिव कहते थे, हुआ करता था। ये पत्र व्यवहार का कार्य और विजयों का लेखा जोखा रखता था। इसके बाद आता था दीवाने रसालत। ये विदेश विभाग से जुड़ा विभाग हुआ करता था। विदेशी राज्यों या अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक पत्र व्यवहार, उनके संबंध रखना इस विभाग की जिम्मेदारी होती थी। इस विभाग को स्वयं सुल्तान देखता था। उसने किसी भी अमीर को यह विभाग नहीं सौंप रखा था। इनके बाद अगला विभाग दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया मंत्रालय खोला, जिसके अधीन राजधानियों के आर्थिक मामले थे। वो बाजार की संपूर्ण व्यवस्था का संघीय मंत्री था और उसका अधिकारी होता था। याकूब को इस पद पर पहली बार नियुक्त किया गया था। राजमहल के कार्यों की देखरेख वकील दर करता था। वकील दर के बाद अमीर
दाजिब होता था जो उत्सव अधिकारी होता था, और उसके अन्य कुछ अधिकारी जैसे सरदाज, राजदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी, अमीर आकुर, घुड़शाला का अधिकारी, साहनाई पील गज सेना का अधिकारी, अमीर शिकार, शाही आखेट का अधिकारी, शराबदार, सुल्तान के पेय पदार्थों का अधिकारी, मोहरदार, शाही मुद्रा का संरक्षक, ये सभी अधिकारी सम्मिलित थे। अब हम बात करते हैं उसके न्याय प्रशासन की। सुल्तान अपील की मुख्य अदालत का सर्वोच्च होता था। उसका फैसला अंतिम होता था। उसके अधीन सद्र ए काजी उल कुजात, जिसे हम मुख्य न्याय अधिकारी कहते हैं, नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन नायब काजी या अल कारी करते थे और उनकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। गांव में मुखिया और पंचायतें झगड़ा निपटाने का कार्य करती थी। अमीर दाद नाम का अधिकारी दरबार में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रस्तुत करता था जिन पर काजियों का नियंत्रण नहीं होता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई थी। फैसले या न्याय प्रबंधन शीघ्र और निष्पक्ष रूप से संपादित किए जाते थे। अलाउद्दीन ने धर्म की अवहेलना न करते हुए भी ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि परिस्थितियों एवं लोक हितों की दृष्टि से जो नियम उपयुक्त हों वे ही राज्य नियम बनने चाहिए। अब हम बात करते हैं उसके आंतरिक प्रशासन की, जिसकी व्यवस्था पुलिस और गुप्तचर विभाग द्वारा संपादित की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस और गुप्तचर विभाग को कुशल व प्रभावशाली बनाया। गवर्नर, मुस्लिम सरदार और बड़े अधिकारी और साधारण जनता के कार्य और षड्यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। कोतवाल शांति और कानून का रक्षक था, वही मुख्य पुलिस अधिकारी भी होता था। पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने कई पदों का सृजन किया और उस पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद मुमालिक होता था। उसके नियंत्रण में वरीद, जिसे हम संदेश नायक वाहक कहते थे, कार्य करते थे। वरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं को संकलित करने का कार्य मुहानिस या मुन्नी किया करता था। अब आती है डाक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में संपर्क बनाए रखने के लिए उचित डाक प्रबंधन का व्यवस्था की। इसके लिए उसने अनेकों घुड़सवार और क्लर्क और डाक चौकियों का निर्माण किया। इनमें सभी योग्य कुशल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कुशल डाक व्यवस्था के कारण ही सुल्तान को साम्राज्य के भिन्न क्षेत्रों में होने वाले विद्रोहों की सूचना शीघ्र मिल जाती थी। सुल्तान उन पर कार्रवाई करता और इस प्रकार कुशल डाक प्रबंधन से साम्राज्य की एकता या साम्राज्य को संगठित करने में ये व्यवस्था सहायक सिद्ध हुई। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था सैनिक प्रबंधन या सैनिक सुधार। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार, आंतरिक विद्रोह को कुचलने तथा बाह्य आक्रमणों का सामना करने के लिए एक विशाल और स्थायी सेना का निर्माण किया। साम्राज्य की ये स्थायी सेना सैन्य व्यवस्थाओं की ओर उसने महत्वपूर्ण ध्यान दिया। उसने बलवन की तरह प्राचीन किलों की निर्माण का कार्य या मरम्मत का कार्य भी करवाया, साथ ही नए दुर्ग भी बनाए। सैनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसने दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं संपादित की। पहले थी घोड़े दागने की व्यवस्था और दूसरी थी हुलिया दर्ज करने का नियम। वो पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना रखी। फरिश्ता के अनुसार उसकी सैन्य संख्या इस समय 4,75,000 सुसज्जित वर्दीधारी घुड़सवार थे।
उसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। वृद्ध सैनिकों को सेवानिवृत्त किया और उन्हें पेंशन दे दी गई। दीवाने आरिज प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखता। अमीर खुसरो के अनुसार 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता और भली भांति जांच परख कर इनकी भर्ती की जाती। सैनिकों को मुतरफ भी कहा जाता था। साधारण अश्वारोही मुतरफ को 234% प्रति वर्ष वेतन दिया जाता। इसी प्रकार सवार का वेतन 156% होता। सेना की प्रत्येक इकाई में जासूस रहते जो सैन्य अधिकारियों के व्यवहार के विषय में सुल्तान को लगातार सूचनाएं देते रहते। अब बात करते हैं वित्तीय और राजस्व व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने वित्तीय और राजस्व व्यवस्था को सुधारने में गहरी रुचि ली। भूकर के संबंध में उसने मुक्त राज नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया। उसका कार्य किसानों से न दिए जाने वाले करों को वसूल करना था। सुल्तान ने भूमि कर दर को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये वृद्धि संभवतः उसने अपनी विशाल सेना के खर्च संचालन के लिए की, लेकिन जहां उसने दर में वृद्धि कही वहीं किसानों को भूमि अधिकारियों के भ्रष्टाचार से बचाने के भी उपाय किए। उसने दोषी पाए गए अधिकारी और कर्मचारियों को कठोर दंड देना प्रारंभ किया। जियाउल्लुद्दीन बर्नी के अनुसार बिस्वा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता और इकट्ठा किया जाता। जजिया लिया जाता था। संभवतः ब्राह्मण, स्त्रियों, बच्चों और पागल और निर्बलों से जजिया नहीं लिया जाता था। मुसलमानों को जकात धार्मिक कर के रूप में अपनी संपत्ति का 1/40वां भाग देना होता था। इसी तरह खम्स लूट में लिए गए माल या अधिकृत किए गए माल होता था। राज्य की आय बढ़ाने का ये सबसे महत्वपूर्ण साधन था और इससे राज्य की आय बढ़कर 1/5 से 4/5 हो गई थी। आवास तथा चराई नाम के 2 कर भी लगाए जाते थे। आर्थिक सुधार के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को संपादित किया और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण ध्यान दिया और यह ध्यान उसने अपने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण, उसकी रक्षा करने और अपने सैनिक खर्च चलाने के लिए किया। उसके सुधारों के संबंध में हम तत्कालीन जानकारियां जलालुद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही और अमीर खुसरो की पुस्तक ख्वाजाउद्दीन फतूही से प्राप्त करते हैं। इसी तरह इब्न बतूता की पुस्तक रेहाला से भी ये जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। के.एच. लाल मोरलैंड तथा आशीर लाल श्रीवास्तव विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण के लिए केवल दिल्ली में व्यवस्था लागू की। प्रोफेसर बनारसी दास सक्सेना ने इस मत का खंडन किया। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में मूल्य अथवा बाजार नियंत्रण के नियम प्रमुख थे। जियाउद्दीन बर्नी ने खाद्यान्नों को सस्ता करने और उसके लिए नियमों का उल्लेख किया है। खाद्यान्नों की दरें निर्धारित कर दी गई थी जो इस प्रकार थी। गेहूं प्रति मन 7.5 जीतल, जौ प्रति मन 4 जीतल, धान प्रति मन 5 जीतल, उड़द प्रति मन 5 जीतल, चना प्रति मन 5 जीतल, मोठ प्रति मन 5 जीतल, शक्कर प्रति सेर 7.5 जीतल, गुड़ प्रति सेर 1.5 जीतल, मक्खन प्रति 3 सेर 1 जीतल, सरसों का तेल प्रति 2.5 सेर 1 जीतल, नमक 2.5 सेर 5 जीतल। उल्लेखनीय है कि आजकल के हिसाब से मन में 12 सेर और 14 सेर के बीच होता था। चांदी का टका 46 से 48 जीतल के बराबर होता था। अनाज को स्थायी रूप से सस्ता रखने के लिए
उगलू खां के विश्वसनीय सेवक मलिक कबूल को मंडी का सहाना अर्थात अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मंडी में प्रतिष्ठित राजभक्त वरीद, जिनको गुप्तचर कहा जाता था, नियुक्त किए जाते थे। दुआब तथा अन्य क्षेत्रों से भूमि कर अनाज के रूप में एकत्रित किया गया और इस व्यवस्था से दिल्ली में इतना अनाज पहुंच गया कि अकाल और सूखा पड़ने आदि की स्थिति में दिल्ली वासियों को अनाज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। व्यापारियों को मंडी ए सहाना अर्थात मलिक कबूल के सुपुर्द कर दिया गया। सुल्तान ने आदेश जारी किया कि राज्य के समस्त प्रदेश के व्यापारी सहाना की प्रजा की तरह समझे जाएंगे। इसने चोर बाजारी रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए या कठोर नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह सहानाओं को सख्त आदेश दिए कि प्रजा से भी कठोरता से खिराज वसूल करें तथा अनाज खलियान से अपने घरों में लाकर इकट्ठा न कर सकें, ये व्यवस्था करें। मंडी के समाचार सुल्तान को हलाए मंडी और वरी तथा मुनहयास नाम की गुप्तचर संस्था द्वारा निरंतर प्राप्त होते रहते थे। अतः मंडी के कर्मचारी तथा अधिकारी मंडी के नियमों का जरा भी उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अकाल आदि का सामना करने के लिए राजकीय अन्नगार अर्थात राजकीय भंडारों का निर्माण किया गया, जहां से राशनिक व्यवस्थाएं संपादित की गई। ये अलाउद्दीन खिलजी की ही सोच थी। अकाल के समय प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। राशन जैसी व्यवस्था या राशन कार्ड व्यवस्था लागू नहीं थी। अनाज के अतिरिक्त अन्य सामग्री अर्थात कपड़ा, शक्कर, मिश्री, मेवा, घी, चौपाए जानवर, जलाए जाने का तेल, अन्य निर्मित वस्तुओं को भी स्थायी रूप से सस्ता रखा या रखने का प्रयास किए गए। इसके लिए 5 नियम बनाए गए। इसमें सराय अदल, एक बड़ा मैदान में बाजार निर्मित किया गया या उसका निर्माण किया गया। राज्य के प्रदेश के व्यापारियों का एक रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें उसका विवरण रखा गया। खजाने से प्रतिष्ठित और मालदार मुल्तानियों को माल दिया जाना था और सराय अदल उनको सुपुर्द करता था। प्रतिष्ठित और बड़े आय वाले व्यक्तियों के काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं के लिए रईस, जिसे हाकिम कहते थे, परमिट जारी करता था। घोड़ा, दास, मवेशियों के भाव को भी सस्ता कर निर्धारित कर दिया गया और इसके लिए 4 नियम बनाए गए। सबसे पहले उनका वर्गीकरण और उनका मूल्य निर्धारित किया गया। धनी तथा व्यापारियों को उनके खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दलालों पर नियंत्रण और अंकुश स्थापित किए गए। प्रत्येक बाजारी क्रय के या विक्रय के बारे में निरंतर जानकारी और सूचनाएं संकलित की जाती। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था और उसको नियंत्रित करने या उसकी सहायता करने के लिए मोहतसिब तथा नाजिर नाम का अधिकारी उसका सहयोग करता और इस तरह उसने अपने नियंत्रण के द्वारा एक सफल नियंत्रित बाजार की स्थापना कर मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफल योजनाओं में से एक योजना है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।